वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की ये जो नई सीरीज़ में स्टार्ट करी हूं ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024 के लिए है। एग्ज़ाम डेट आपकी फिर से आई हुई है, 22 दिसंबर को है। लगभग एक महीने का जो ये वक्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का है, जो मैं पहले भी आपसे बोलते आ रही हूँ कि अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको प्रॉपरली रिवाइज़ कीजिए। और अभी जो सीरीज़ चल रही थी रात को 9 बजे वो वैसे तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओई एग्ज़ाम के लिए थी, पर स्पेसिफिक सीरीज़ ये स्टार्ट कर रही हूँ मैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आरओई एग्ज़ाम वाले मुझसे कहेंगे कि मैम आपने वो सीरीज़ रोक दी, वो भी कंटिन्यू रहेगी। बट अभी एक मंथ ये इसके लिए हम लोग फोकस करते हैं और वो भी सीरीज़ में कंटिन्यू रखूँगी। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसमें डेली मैं कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ, वो क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और आपका क्या स्कोर है वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे वो भी बताइएगा। देखिए, इन क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट ज़्यादा मिलेंगे, उन स्टेटमेंट के ज़रिए से आप अपने जो टॉपिक के बारे में जानकारी वो अच्छे से जान पाएंगे। और ये अब प्रश्न की प्रकृति भी ऐसी है कि स्टेटमेंट ज़्यादा होते हैं क्वेश्चंस में, 2 से 3 स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कोशिश कीजिए क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, अच्छे से आप इनको सॉल्व कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिमिटेड टाइम में कराती हूँ, और आप अगर कंप्लीट कोर्स पाना चाहते हैं और इस बचे हुए समय में बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ, आप उसे ज्वाइन करके बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर पाएंगे। उसमें क्या है, आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस दी गई हैं, तो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपकी समझ है वो सही बन जाएगी, तो आप सारे सब्जेक्ट समझेंगे। फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए गए, आप मॉक टेस्ट लगाइए। तो इन सब तरीकों से आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर करेंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे। और आप वही मटेरियल फॉलो कीजिए जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करता हूँ, ना कि कोई भी मटेरियल जो आप पढ़ते रह जाए और उससे क्वेश्चन आए भी ना। तो करंट अफेयर हो, जीएस हो, सीसेट हो, सभी के लिए निश्चिंत हो जाइए। बहुत ही कम पैसों में आप पूरी प्रिपरेशन कर पाएंगे। और ज्ञान से कूपन कोड, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर रहे हैं, कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन देखते हैं। तो ये प्रश्न है, पहले स्टेटमेंट देखेंगे, सारे स्टेटमेंट देख करके बताना होगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 1997 में प्रकाश में आया चंद्र कुमार केस, एल चंद्र कुमार वाला केस अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियों से संबंधित था। सेकेंड है, वर्ष 2011 में प्रकाश में आया राम जेठमलानी केस, यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्धारित सर्वोच्च न्यायालयों की शक्तियों से संबंधित था। थर्ड है, 1995 में प्रकाश में आए LIC ऑफ इंडिया केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ये इन्हीं से रिलेटेड, जैसे एल चंद्र कुमार केस, राम जेठमलानी केस, LIC ऑफ इंडिया केस। और आपको अब कमेंट करके बताना है कि सबसे पहले कौन सा केस हुआ जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, और किस केस में बाद में यही जो उनका निर्णय था उसे पलट दिया गया। 52nd क्वेश्चन है, फजल अली आयोग के संबंध में सही विकल्प चुनना है। फजल अली आयोग के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखिए। पहला है, दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि फजल अली आयोग था, उसका गठन हुआ। सेकंड स्टेटमेंट है, इस आयोग में 2 और सदस्य थे। कौन थे? कवलम माधव पणिक्कर और पुरुषोत्तम दास टंडन। थर्ड है, इस आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और फोर्थ है, प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। तो अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दिसंबर 1953 में इस आयोग का गठन होता है, फजल अली आयोग जिसका नाम था, राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। और इसमें 2 और सदस्य थे, KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ना कि पुरुषोत्तम दास टंडन। बस ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर ये जो अपनी रिपोर्ट देता है ना, ये सितंबर 1955 में देता है।
और इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी इसमें बताया था कि भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार व्यापक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, 1, 3, 4 और ऑप्शन सी करेक्ट है। और इसके बारे में एक और जानकारी देना चाहूंगी कि एक भाषा एक राज्य का जो सिद्धांत था ना, वो लेकिन इसमें खारिज कर दिया गया था। ये नहीं बना था कि केवल भाषा के आधार पर ही राज्य बना दिया जाए, एक मतलब कि एक आधार ले लिया गया था कि भाषा के आधार पर भी। और इस रिपोर्ट में देखा जाए तो राज्यों और क्षेत्रों के 4 गुना वर्गीकरण को समाप्त करने का भी सुझाव दिया गया था। तो ये हम लोग बात कर रहे थे राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग की। ठीक है, अब आगे देखते हैं 53rd क्वेश्चन। तो 53rd क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना है। सारे स्टेटमेंट देखिए पहले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट है मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तभी तक होता है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त होता है। थर्ड है लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को हटा सकती है। और फोर्थ है अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए 60 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। चलिए बताइए कौन सा उत्तर सही है। आपने अपना उत्तर देख लिया होगा, मैं बताती हूँ। तो देखिए, सामूहिक रूप से जब मंत्रिपरिषद की बात की जाएगी तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अंतर्गत सही दिया गया है। अगर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की बात की जाएगी तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। फिर मंत्रिपरिषद का जो अस्तित्व है वो तभी तक होता है जब तक उस सदन में बहुमत प्राप्त होता है, और लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को हटा भी सकती है। अब ये जो अविश्वास प्रस्ताव, इसको पारित करने के लिए 50 सदस्यों की, ना कि 60, 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1, 2, 3। 54th क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनना है और सारे स्टेटमेंट सबसे पहले देख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उस सीमा तक कार्य करके किया जाता है जैसा वह उचित समझता है, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड है केंद्र शासित प्रदेशों का जो नियंत्रण है, ठीक है, वो प्रशासन सीधे केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। मतलब केंद्र शासित प्रदेश का नियंत्रण प्रशासन सीधे केंद्र सरकार द्वारा होता है, सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिल्ली, पंजाब और पुदुचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है। तो क्या ये सही है? देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पुदुचेरी होगा। यहाँ पे पंजाब कहाँ से आ गया? पंजाब तो है ही नहीं केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, संसद को, मतलब ये इनकरेक्ट है, पंजाब दे दिया गया। फिर संसद को केंद्र शासित प्रदेशों में 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार होता है। तो आप देखेंगे संसद को केंद्र शासित प्रदेशों में तीनों सूची, चाहे संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 4। किसमें दिया गया है? 1, 2, 4 ऑप्शन ए करेक्ट है। 55th क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक के संबंध में सही विकल्प चुने। आप पहले क्वेश्चन पॉज करके देखिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन देखिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट है इसे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। साधारण विधेयक के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल सही दिया गया है। इसे किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसे तभी पारित माना जाता है जब इसमें संशोधन के साथ या उसके बिना राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की सहमति हो। क्या ये कथन सही है? ठीक है, ये भी सही है। अब चौथा देखते हैं, भारतीय संविधान में किसी भी विधेयक के मसौदे पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। क्या ये सही है? देखिए, भारतीय संविधान में किसी भी विधेयक के मसौदे पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, किसी भी विधेयक पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 4th इनकरेक्ट है। 1, 2, 3 जिसमें करेक्ट है वही राइट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 56th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से निकाय हैं जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और केंद्रीय सतर्कता आयोग। चलिए देखते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, सही है। अंतर्राज्यीय परिषद भी है,
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में आता है कार्मिक मंत्रालय। तो राइट आंसर होगा 1, 2, 3, ऑप्शन सी करेक्ट है। 57वां क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनना। राज्य है, उनकी लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 80 हैं, सही है। एमपी में 29 है, ये भी सही है। महाराष्ट्र में 48 है, करेक्ट है। राजस्थान में 25 है, करेक्ट है। बिहार में 40 है, ना कि 42 है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है, संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने की अधिकतम जो अवधि है वो 60 दिन है और उसके बाद उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है। बिल्कुल सही कथन है कि संसद का कोई भी सदन हो, अगर बिना अनुमति के कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन तक रह सकता है, उसके बाद उसकी सीट खाली घोषित कर दी जाएगी। अगला, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 48 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाना चाहिए। क्या ये सही है? यहाँ पर 48 घंटे नहीं होता है, एक दिन का समय होता है, 24 घंटे होता है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें यात्रा का जो समय है वो काउंट नहीं करते, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। ये रहा 59वां क्वेश्चन। देखिए, सही उत्तर चुनिए, सही विकल्प बताना। ऑप्शंस ये आपके सामने हैं। तो चलिए पहला कथन देखते हैं। संसद या राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल है वो 6 महीने का होता है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने की जो अधिकतम अवधि है वो 6 महीने है, ठीक है, ये भी सही है। यदि संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा को मंजूरी दे देते हैं तो यह 6 महीने तक जारी रहता है। ये करेक्ट है जी, बिल्कुल, ये भी सही दिया गया है। फोर्थ देखते हैं स्टेटमेंट, राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने में इसकी मंजूरी अनिवार्य है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन 3 साल तक बढ़ाया जाता है, इतने समय तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने पर इसकी मंजूरी अनिवार्य होती है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। सारे स्टेटमेंट देखिए। पहला स्टेटमेंट है, आर्टिकल 24 दिया गया है सबसे पहले। तो आर्टिकल 24 के अंतर्गत किसी कारखाने में रोजगार के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 14 वर्ष तय की गई है। सेकंड है आर्टिकल 326, इसके अंतर्गत मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। और 3 है आर्टिकल 21A, इसके अंतर्गत क्या होगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट याद कर लीजिए, करेक्ट है। आर्टिकल 24 फंडामेंटल राइट है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें कारखाने में रोजगार के लिए जो आयु सीमा है वो 14 वर्ष तय की गई। 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी इस प्रकार के कारखाने या रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 326 जो मतदाता के लिए पंजीकरण की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। आर्टिकल 21A जो कि पहले नीति नहीं दे सकता तो था आर्टिकल 45 के तहत, अब वो एक फंडामेंटल राइट है 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। 61st क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। सेकंड है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। थर्ड है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम 66 वर्ष की आयु तक पद पर मतलब ये बने रह सकते हैं, आयु सीमा दी गई है। क्या ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं? पहला और दूसरा करेक्ट है, ठीक है, तीसरा गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर बने रहने के लिए जो अधिकतम आयु है 65 वर्ष है, ना कि 64, ठीक है, 66, माफ कीजिएगा। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन सही है। 62nd क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। एक तरफ पासेस दिए गए हैं और उनकी लोकेशन से हमें मैच करना है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, बिल्कुल सही है। बोमडीला पास अरुणाचल प्रदेश में है।
शिवकिला पास हिमाचल प्रदेश में है, शिवकिला पास हिमाचल प्रदेश में है, जिससे सतलज एंटर करती है भारत में। याद कीजिए, उत्तराखंड कैसे हो जाएगा, उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख ये सारे हैं। उमलिंगला पास जम्मू कश्मीर में है, ये लद्दाख का पोर्शन है, ये भी गलत है। तो जम्मू कश्मीर अब नहीं, उमलिंगला पास लद्दाख हो जाएगा। तो दो इनकरेक्ट हो गए, दो करेक्ट हैं। 1 और 2 सही, ऑप्शन ए करेक्ट है। 63rd क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में कुछ कथन है, तथ्य हैं, उनको देख करके हम लोग बताएंगे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो पहला है, गोदावरी नदी को छोड़ करके इनके बेसिन क्षेत्र छोटे होते हैं। तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, जाहिर सी बात है इसका बेसिन क्षेत्र लंबा होगा, बड़ा होगा, बाकी सबके छोटे हैं, सही है। इन नदियों का जलमार्ग सकरा होता है, तो जी नहीं, इनका जलमार्ग जो है वो चौड़ा होता है। ऊर्ध्वाधर अपर्दन अधिक होता है, जो वर्टिकल इरोजन है वो हाई होता है, ठीक है, बिल्कुल सही दिया गया है। ये नदियां धीमी गति से बहती हैं, बिल्कुल सही। इन नदियों की जो वहन क्षमता होती है निम्न कोटि की होती है, बिल्कुल, क्योंकि ये वर्षा का पानी कैरी करती है, इनमें ग्लेशियर वगैरह से तो पानी आता नहीं है, तो पानी की मात्रा भी कम होती है। ये नदियां छिछला विसर्पण बनाती हैं, मतलब दीज रिवर्स क्रिएट शैलो मीएंडर्स, करेक्ट है, ठीक है। तो कौन कौन से करेक्ट होंगे, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 1, 4, एक सेकेंड, इसमें एक और स्टेटमेंट आप देखिए इनकरेक्ट है, मैंने बोल दिया है। ऊर्ध्वाधर अपर्दन इनमें नहीं होता, इनमें होता है ये जो ऊर्ध्वाधर अपर्दन है, मतलब कि जो वर्टिकल इरोजन है वो बिल्कुल ही नहीं होता है, नाम मात्र का, ठीक है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये नदियाँ धीमी गति से बहती, ठीक है। तो 1, 4, 5, 6 ये किस में है, और ये ऑप्शन हमें ए मिल गया, राइट आंसर। 64th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। कुछ क्वेश्चंस में हिंदी और इंग्लिश को लेकर के कंफ्यूजन में हो जाता है, बट आप राइट आंसर ही देखने को मिलेगा। अगर कुछ भी गलती से रह जाता है पिछले क्वेश्चन में तो वो मैं आगे डिस्कस कर लूँगी। तो राज्य हैं और उनके फॉल्स हैं, जैसे कि तमिलनाडु में किलियूर जलप्रपात है, बिल्कुल सही है। आप अपना आंसर सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है, फिर मैं आंसर बताती जा रही हूँ। गोवा में दूध सागर है, बिल्कुल सही। कोरापुट उड़ीसा में है। दुधमा दिया गया है, दुधमा कोई मचकुंड जलप्रपात भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। तीरथगढ़ जलप्रपात ये उड़ीसा में नहीं, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या है, 1, 2, 3, और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 65th नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल दिए गए सभी नदी बेसिनों में सबसे कम है, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और नर्मदा। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा गया, लंबाई पे मत सोच लीजिएगा, फिर बाद में कहिएगा मैम आपने गलत अरेंज किया है। सबसे पहले ये देखिए एरिया वाइज पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे कम क्षेत्रफल है नर्मदा नदी का। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपको किसका देखने को मिलेगा, सबसे पहले नंबर पर है कृष्णा, कृष्णा के बाद है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बाद है महानदी, और महानदी के बाद है नर्मदा। ये इनका एरिया वाइज आप देख सकते हैं सीरियल। 66 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। तुंगभद्रा बांध कावेरी नदी पर है, तो तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है, कर्नाटक में। रिहंद बांध चंबल नदी पर है, जी नहीं, यूपी में ये रिहंद नदी पर है। मैथन डैम ये बराकर नदी पर है, झारखंड में, बिल्कुल सही है। कोयना बांध गोदावरी नदी पर, ये गलत है, कोयना बांध कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी करेक्ट है। 67 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। पहला है न्यू मंगलोर पत्तन कर्नाटक में स्थित है, तो कर्नाटक में ही न्यू मंगलोर, याद रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट आप पहले अपने पॉज करके आंसर देखा कीजिए, तभी आपको पता चलेगा सही है या गलत। सेकंड है केरल में वेम्बनाड कयाल अरब सागर की रानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी के मुहाने पर स्थित कोची पत्तन भी एक प्राकृतिक पत्तन है, बिल्कुल सही है। थर्ड है तमिलनाडु राज्य में पूर्वी तट पर अवस्थित चेन्नई पत्तन सबसे पुराने पत्तनों में से एक है और यह एक प्राकृतिक पत्तन है, बिल्कुल गलत है। तमिलनाडु में स्थित जो ये चेन्नई पत्तन है ये एक कृत्रिम पत्तन है, आर्टिफिशियल है, मैनमेड है, ना कि प्राकृतिक है। गोवा में जुआरी जल नदमुख के मुहाने पर अवस्थित मर्मगांव पत्तन एक कृत्रिम है, ये प्राकृतिक है, ठीक है, ये कृत्रिम नहीं है। तो ये जो ऐशुरी पर स्थित है गोवा में मर्मगांव पत्तन, देखिए याद करने का एक तरीका मैं आपको बता दे रही हूँ। ज़्यादातर जो वेस्टर्न साइड पे आपको मिलेंगे पोर्ट्स वो सारे नेचुरल होंगे, और जो ईस्टर्न साइड पे मिलेंगे वो
आर्टिफिशियल होंगे, मैनमेड होंगे, क्योंकि यहाँ की जो दशाएं हैं वो पोर्ट के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन जो वेस्टर्न साइड पे वो बिल्कुल उपयुक्त है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट होगा 1 और 2 है। 1 और 2 दिया गया ऑप्शन ए में। ठीक है, 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। एक तरफ राज्य है, हॉट स्प्रिंग्स हैं। पनामिक बताया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, तत्तापानी झारखंड, उत्तराखंड में सहस्त्रधारा और फुरचाचू सिक्किम में। देखते हैं कौन कौन से करेक्ट है। तो पनामिक है लद्दाख में, गलत हो गया पहला। लद्दाख में पनामिक। तत्तापानी झारखंड, ठीक है, तत्तापानी झारखंड में है। एक और तत्तापानी जो हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। उत्तराखंड में सहस्त्रधारा है, सिक्किम में फुरचाचू है। 2, 3, 4 ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुने। स्थानांतरित कृषि उनके क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र में अलग नाम से जानते हैं। अपना उत्तर चुनिए, पहले मैं बताती हूँ। झारखंड में इसे कुरवा बोलते हैं, बिल्कुल सही। पामलू मणिपुर में, खिल हिमालय क्षेत्र में, बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो सारे ही सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारवाड़ व्यवस्था के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शंस देख करके सही उत्तर चुनिए। सबसे पहला चंपानेर श्रृंखला, हरे संगमरमर की विविधता के लिए ये प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। रियोलो सीरीज, ये इसमें पत्थर जो है मकराना संगमरमर की प्रचुरता मिलती है, सही है। ये दिल्ली सीरीज है, रियोलो सीरीज, ठीक है। और सकोली श्रृंखला या अभ्रक, डोलोमाइट, सिस्ट और संगमरमर इसमें प्रचुर मात्रा में मिलेगा, ये भी सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके इस सेट के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। बचे हुए समय में ऐसे ही क्वेश्चंस और बेहतर ढंग से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज या फिर पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पर फोकस करते ही बनाई गई है। उसमें आपके सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, करंट अफेयर हो, सीसेट हो या फिर आपका जीएस का सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सबसे ईजी है, गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ज्ञान सर कूपन कोड है। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।